हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 22 है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 7 ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस से रिलेटेड इस वीडियो में 30+ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। क्योंकि यह चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 है, इसमें हम 30+ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 30+ एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। क्योंकि यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड टोटल यहाँ पर 100 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे और इसी तरीके से ट्रिपल सी के हम सभी चैप्टर से रिलेटेड 100 एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। और ट्रिपल सी एग्जाम की इस सीरीज में टोटल हम 1000 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक डाउट क्लियर कर दें। अगर आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले आपको ट्रिपल सी का पूरा डिटेल सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आपको ट्रिपल सी एग्जाम के चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट करने हैं। फिर उसके बाद आपको ट्रिपल सी का प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग इस तरीके से ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपका जो एग्जाम है 100% बिल्कुल अच्छे ग्रेड से क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हो और ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस कंप्लीट कीजिए। फिर आप लोग ट्रिपल सी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट कीजिए। इसीलिए सबसे पहले हमने ट्रिपल सी का पूरा डिटेल सिलेबस अपलोड किया है, फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। वहां पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में डिटेल क्लासें मिल जाएंगी और उसके लिए आपको जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको upciessprime.com पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। वहां से आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड जो भी पीडीएफ नोट्स हैं सारे के सारे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड जो हमारे पीडीएफ नोट्स हैं उनको यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड पीडीएफ ओपन कर ली है और पिछले वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, जिसमें पूछा गया है कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, यानी कि इंडिया की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, फाइवमार्ट। फाइवमार्ट जो है यह भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है और इस कंपनी ने सबसे पहले सीडी बेची थी। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की सबसे पहली ई कॉमर्स कंपनी फाइवमार्ट ने कौन सा प्रोडक्ट सबसे पहले बेचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीडी, यानी कि सीडी जो है सीडी सबसे पहले फाइवमार्ट कंपनी ने बेचा था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा गया है आप आईआरसीटीसी की किस वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर जो आईआरसीटीसी है रेलवे की वेबसाइट होती है। अगर हमको रेलवे का टिकट बुक करना हो तब हम आईआरसीटीसी वेबसाइट का यूज करते हैं। तो इसमें से ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिससे हम आईआरसीटीसी का टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर इसमें आईआरसीटीसी की कौन सी वेबसाइट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए www.irctc.com होगा, या फिर www.irctc.gov.in होगा, या फिर www.irctc.co.in होगा, या फिर www.irctc.in होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें आईआरसीटीसी की कौन सी वेबसाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 63 जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, www.irctc.co.in। ये हमारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट है और इस वेबसाइट का यूज करके हम रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें पूछा गया है ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेशों तक ही सीमित है। यानी कि जो हमारा ईमेल है कि हम ईमेल से केवल टेक्स्ट ही भेज सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 64 का। तो इसका करेक्ट आंसर फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ईमेल की सहायता से हम वीडियो भी भेज सकते हैं, कोई फाइल भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, कोई इमेज भी भेज सकते हैं। बस वहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो फाइल्स होती हैं फाइल का साइज 25 MB तक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेशों तक ही सीमित है। तो ईमेल जो है टेक्स्ट आधारित संदेशों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसकी सहायता से हम इमेज, वीडियो, ऑडियो कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं, सारी फाइलें हम भेज सकते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें पूछा गया है इंस्टाग्राम पर 60 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट किया जा सकता है। यानी कि इंस्टाग्राम जो हमारा एप्लीकेशन है कि हम इस पर 60 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 65 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू, क्योंकि आजकल सभी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सभी लोग रील बनाते हैं। तो इसका आंसर तो पता ही होगा, क्योंकि हम 60 सेकंड से ऊपर की भी वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रू है, क्योंकि हम 60 सेकंड की वीडियो उस पर अपलोड कर सकते हैं। जिसमें पूछा गया है कि डिलीट किया गया मेल पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा फोल्डर खोलना होता है। अगर हम ईमेल कोई डिलीट कर देते हैं तो हमारी जो डिलीट की हुई ईमेल होती है वो कहाँ जाती हैं। अगर हमको वहाँ से स्टोर करना हो, यानी कि पुनः ओपन करना हो, यानी प्राप्त करना हो, तो हम कैसे उनको प्राप्त करेंगे। तो इनबॉक्स में जाकर प्राप्त करेंगे, या ट्रैश में जाएंगे, या आउटबॉक्स में जाएंगे, या ड्रॉप्ड में जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो डिलीट किया गया हमारा मेल होता है, अगर उसको मैं पुनः प्राप्त करना हो तो ट्रैश नाम का एक फोल्डर होता है, वहां से जाके हम अपनी फाइल को वापस ला सकते हैं। यहाँ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है, अगर हम कंप्यूटर में कोई फाइल फोल्डर डिलीट करते हैं तो डिलीट किया हुआ फाइल फोल्डर कहाँ पर जाता है, वो हमारा रिसाइकल बिन में जाता है। अगर हमने कोई ईमेल डिलीट कर दी है तो जो ईमेल होती है वह ट्रैश में चली जाती है। अगर कोई अधूरी ईमेल है, यानी कि हमने ईमेल को लिखा और बंद कर दिया, तो अधूरी ईमेल जो होती है वह हमारी ड्रॉप्ड में जाती है, और डिलीट की हुई ईमेल जो होती है ट्रैश में जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा गया है वर्डप्रेस, एक्सप्रेशन इंजन और टाइप पैड आदि का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। यानी कि जो वर्डप्रेस होता है, एक्सप्रेशन इंजन है और टाइप पैड है, यानी कि जो हमारे टूल होते हैं, इनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। तो P2P फाइल शेयरिंग, यानी फाइल शेयर करने के लिए हम करते हैं, या वर्ड प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, या हम ब्लॉगिंग करते हैं, या फिर इसमें से नन रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो यहाँ पर वर्डप्रेस और एक्सप्रेशन इंजन और टाइप पैड हैं, ये हमारे ब्लॉगिंग टूल होते हैं। अगर हमको ब्लॉगिंग करनी होती है तो हम ब्लॉगिंग यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्डप्रेस, एक्सप्रेशन इंजन और टाइप पैड का इस्तेमाल ब्लॉगिंग करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर ब्लॉगिंग क्या होती है। तो ब्लॉगिंग का मतलब होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई लेखक हैं, या आप कवि हैं, या आप किसी भी तरीके का कोई कंटेंट अपने वेबसाइट बनाकर, यानी कि एक ब्लॉग बनाकर अपलोड करना चाहते हैं, तब हम वर्डप्रेस, एक्सप्रेशन इंजन और टाइप पैड का यूज कर सकते हैं, और गूगल पर हम अपनी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं ब्लॉगिंग के माध्यम से। तो ये हमारा क्या होता है, ब्लॉगिंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारे ब्लॉगिंग टूल होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना और विकलांगता से संबंधित योजना है। यानी कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, क्या है, दुर्घटना और विकलांगता से संबंधित बीमा योजना है। बिल्कुल सही है या गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 68 का। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू, क्योंकि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिन लोगों की दुर्घटना हो जाती है, फिर विकलांग हो जाते हैं, उनको ये योजना मिलती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें पूछा गया है कि उपभोक्ता आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, क्या कहलाता है। यानी कि एक उपभोक्ता अगर दूसरे उपभोक्ता से आपस में बिजनेस करता है तो क्या होता है, यानी कि वहाँ पर कौन सा बिजनेस मॉडल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए B2B हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी B2C हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी C2C होगा, या ऑप्शन नंबर डी G2C होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर उपभोक्ता आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं तो हमारे कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि C2C होते हैं, उपभोक्ता टू उपभोक्ता हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कि OLX वेबसाइट होती है, जो OLX वेबसाइट होती है, OLX वेबसाइट पर क्या होता है, एक उपभोक्ता अपने प्रोडक्ट उस पर अपलोड करता है और दूसरे उपभोक्ता वहाँ से प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं, यानी कि वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, फिर उपभोक्ता के पास जाते हैं और वहाँ से अपना प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, C2C होता है, जहाँ पर उपभोक्ता आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। जो यहाँ पर B2B दिया गया है, इसमें बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करता है, तो हमारा B2B के अंतर्गत आता है। अगर बिजनेस टू कंज्यूमर जो पूछा जाए, यानी कि B2C में क्या होता है, एक बिजनेस उपभोक्ता से जब आदान
प्रदान करे तो हमारा B2C के अंतर्गत आता है। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, जिसमें पूछा गया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर किस प्रकार के लोग आपको मिल सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप लोगों को किस प्रकार के व्यक्ति मिल सकते हैं, तो ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए पॉलिटिशियन मिल सकते हैं, या ऑप्शन नंबर बी म्यूजिशियन मिल सकते हैं, या टीचर्स मिल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं उस पर हमारे पॉलिटिशियंस भी होते हैं, म्यूजिशियन भी होते हैं, और जो टीचर्स होते हैं वो भी मिल सकते हैं। यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर सभी लोग मिल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें पूछा गया है यदि आपके पास एक पावर पॉइंट शो है जो आप किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं, तो आप अपने ईमेल मैसेज में पावर पॉइंट शो को किस तरह से जोड़ेंगे। यानी कि मान लीजिए हमारे पास पावर पॉइंट की एक स्लाइड है, या फिर एक्सेल की एक फाइल है, या फिर MS वर्ड की किसी भी एप्लीकेशन की अगर हमारे पास एक फाइल है और उस फाइल को हम ईमेल के माध्यम से किसी दूसरे को भेजना चाहते हैं, तो वहाँ पर उस फाइल को हम किस तरीके से जोड़ेंगे। इंक्लूशन करेंगे, या उस फाइल को अटैचमेंट करेंगे, या हम रिप्लाई करेंगे ईमेल का, या फिर फॉरवर्ड करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब हम कोई भी फाइल किसी दूसरे को ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो उसको हम करते हैं अटैचमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अटैचमेंट जो होता है, जब हमें कोई भी फाइल्स वगैरह भेजनी हो तो हम अटैचमेंट कर देंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 71 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, जिसमें पूछा गया है कि EMTA का पूर्ण रूप मेल ट्रांसफर एजेंट है। यानी कि जो EMTA है, क्या EMTA का फुल फॉर्म मेल ट्रांसफर एजेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू यानी सही है। EMTA का फुल फॉर्म मेल ट्रांसफर एजेंट ही होता है। लेकिन थोड़ा यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि EMTA जो है होता क्या है। तो EMTA जो है इसका फुल फॉर्म तो मेल ट्रांसफर एजेंट होता ही है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो EMTA होता है, EMTA एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो ईमेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर करता है। यानी कि जो हमारी ईमेल होती हैं, यह ईमेल को एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर ट्रांसफर करता है। यह ईमेल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ईमेल डिलीवरी में अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि EMTA क्या है। EMTA जो होता है एक मेल को दूसरे सर्वर पर अपलोड करता है। यह ईमेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि EMTA जो होता है ईमेल को सुरक्षित और कुशल तरीके से नेटवर्क पर पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पर है मेल ट्रांसफर एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें पूछा गया है पर्सनल लोन को किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जाता। यानी कि जो पर्सनल लोन होता है किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 73। तो 73 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। यानी कि जो पर्सनल लोन होता है व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर दिया जाता है। यानी कि उसका बैकअप देखा जाए कि उसके पास कितना पैसा है, उसका बैकअप क्या है, बैकअप सही है या नहीं सही है, वो हमको पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। जो बैंक वगैरह जो भी पर्सनल लोन देती हैं, उस व्यक्ति को अगर लोन देती हैं तो उसका बैकअप देखती हैं कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी नहीं है। ये सारी चीज़ें जब देखी जाती हैं तब पर्सनल लोन वहाँ पर हमको दिया जाता है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि पर्सनल लोन को किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जाता। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पर्सनल लोन होता है व्यक्ति के पैसे और व्यापार के आधार पर ही दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें पूछा गया है ईमेल में MDA का अर्थ क्या है। यानी कि जो ईमेल होती है उसमें MDA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 74 का। तो जो MDA है इसका फुल फॉर्म होता है मेल डिलीवरी एजेंट। ऑप्शन नंबर बी ये इसका फुल फॉर्म होता है MDA मेल डिलीवरी एजेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित फाइल प्रकारों में से किसी ईमेल के द्वारा भेजा नहीं जा सकता।
यानी कि ईमेल के माध्यम से जब हम कोई फाइल भेजते हैं तो उसमें से किस प्रकार की जो फाइल्स होती हैं हम ईमेल के माध्यम से नहीं भेज सकते। यानी कि जो .txt फाइल्स होती हैं उनको हम ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, जो हमारी PDF होती हैं PDF को भी हम ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, और जो हमारे .docx यानी कि जो MS वर्ड की फाइल्स होती हैं उनको भी हम ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर .exe होती हैं, अगर इस प्रकार के फाइल्स हैं तो उनको हम ईमेल के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। यानी कि जिन भी फाइल्स का एक्सटेंशन .exe होगा, exe वाली फाइल्स हम नहीं भेज सकते। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें पूछा गया है फेसबुक में जहां आपके दोस्तों की फोटो दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब हम फेसबुक यूज करते हैं तो वहां पर जो भी फोटो वीडियो दिखाई देती हैं उसको हम क्या कहते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये हमारा फेसबुक का इंटरफेस है, सबसे ऊपर यहाँ पर हमारी प्रोफाइल दिखाई देती है, फिर स्टोरी का ऑप्शन दिखाई देता है, फिर वीडियो, यानी कि सारे हमारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। लेकिन जो फोटो वगैरह होती है वो हमारी नीचे आती रहती है, हम स्क्रॉल करते रहते हैं, और फेसबुक में जो भी फोटो वीडियो होते हैं ऊपर स्क्रॉल होते रहते हैं। तो वही चीज इसमें पूछा गया है कि फेसबुक में जहां दोस्तों की फोटो दिखाई देती हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम टाइमलाइन कहते हैं, या फिर स्टोरी कहते हैं, या फिर उसको हम पब्लिक कहते हैं, या न्यूज फीड कहते हैं। तो 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो हमारा न्यूज फीड सेशन होता है जिसको हम स्क्रॉल करते हैं, वहां पर इमेज वीडियो सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूज फीड हम कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें पूछा गया है ट्विटर में ट्रेंडिंग का सिंबल होता है। यानी कि ट्विटर जो होता है, अगर वहाँ पर हम टैग लगाते हैं जो ट्रेंडिंग टैग होते हैं, तो ट्रेंडिंग का टैग इसमें कौन सा है, यानी कि कौन सा सिंबल ट्रेंडिंग का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 77 का हैशटैग होगा, @ होगा, या डॉलर का सिंबल होगा, या एंड का सिंबल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो 77 का करेक्ट आंसर हैशटैग हो जाएगा। यानी कि जब हम ट्विटर में कोई ट्वीट लिखते हैं, अगर हम ट्रेंडिंग करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे टैग होते हैं। टैग को लगाने के लिए जो ट्रेंडिंग सिंबल हैशटैग होता है, इस टैग का हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 77 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, जिसमें पूछा गया है कि उमंग एप्लीकेशन किस पहल का हिस्सा है। यानी जो उमंग एप्लीकेशन होती है किस पहल के हिस्से के अंतर्गत आती है, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है, या मिड डे मील का है, या अटल उन्नति मिशन है, या डिजिटल इंडिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो उमंग एप्लीकेशन है या डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और उमंग एप्लीकेशन जो होता है 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। SSC में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उमंग एप्लीकेशन कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर 13 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें पूछा गया है कि IRCTC द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख से शुरू किया गया। यानी कि जो IRCTC है जो रेलवे के अंतर्गत आता है, या रेलवे की एक वेबसाइट होती है, इसमें टिकटिंग की सुविधा कब से स्टार्ट की गई। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 3 जुलाई 2002 से, 3 अगस्त 2002 से, या 3 जनवरी 2002 से, या 12 अगस्त 2005 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 अगस्त 2002 से IRCTC के द्वारा इंटरनेट टिकटिंग सुविधा शुरू कर दी गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। यानी कि जब हम व्हाट्सएप यूज करते हैं वहाँ पर जो ग्रुप बनाते हैं तो उसमें हम कितने सदस्य जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1024, या ऑप्शन नंबर बी 255, या ऑप्शन नंबर सी 250, या ऑप्शन नंबर डी नो लिमिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1024 हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप में पहले जब हम जोड़ते थे 255 तक ही जोड़ सकते थे, लेकिन बाद में अपडेट कर दिया गया, उसमें हम 1024 सदस्यों को जोड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें पूछा गया है भेजा गया ईमेल आउटबॉक्स में कितने समय तक रहता है। यानी कि जो आउटबॉक्स है, जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो आउटबॉक्स में कितने समय तक हमारा ईमेल रहेगा। यानी कि हमेशा के लिए रहेगा, या फिर ईमेल पढ़े जाने तक रहेगा, या ईमेल प्राप्त होने तक, या इनमें से
कोई नहीं। तो 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जब हम ईमेल को भेजेंगे उस व्यक्ति तक, तो जब तक ईमेल उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक ईमेल हमारा आउट बॉक्स में ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ईमेल प्राप्त होने तक ईमेल जो होती है आउट बॉक्स में ही रहती है। अगर उस व्यक्ति के पास ईमेल हमारी सही तरीके से डिलीवरी हो जाएगी तो हमारा ईमेल जो होता है आउट बॉक्स से हट के सेंट बॉक्स में आ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें पूछा गया है कि IRCTC द्वारा टिकट बुकिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप प्रदान किया गया। यानी कि जो IRCTC विभाग है, जो रेलवे का विभाग है, अगर इसके माध्यम से टिकट बुक करना हो तो उसके लिए हम कौन से ऐप का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर है IRCTC टिकट का, या IRCTC रेल का, या IRCTC रेल कंटेंट का, या ऑप्शन नंबर डी IRCTC बुकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IRCTC रेल कंटेंट का हम यूज करते हैं, इस ऐप का यूज करेंगे टिकट बुकिंग करने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से व्हाट्सएप के संस्थापक कौन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा व्हाट्सएप के संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए ब्रायन एक्टन, या जॉन कॉम, या मार्क जुगरबर्ग, या ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। तो 83 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो जॉन कॉम है और ब्रायन ऑक्टन है दोनों व्हाट्सएप के संस्थापक हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें पूछा गया है कि डिजिटल लॉकर सेवा कब शुरू की गई। डिजिटल लॉकर हो सकता है या फिर डिजी लॉकर भी पूछा जा सकता है कि डिजी लॉकर की स्थापना कब हुई या फिर इसको कब शुरू किया गया। तो यहाँ पर थोड़ा हम डिजी लॉकर के बारे में समझ लेते हैं, यानी डिजिटल लॉकर के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो जो डिजी लॉकर या डिजिटल लॉकर है, यह गवर्नमेंट सरकार की पहल का एक हिस्सा होती है और यह डिजिटल इंडिया मिशन का भी हिस्सा है। डिजी लॉकर यानी डिजिटल लॉकर की मदद से आप अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रख सकते हैं और इन्हें दस्तावेज के तौर पर कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजी लॉकर पर अपने दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से स्टोर भी कर सकते हैं। और इस सेवा का अगर आप लोग यूज करते हो तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको ले जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग डिजी लॉकर की सहायता से जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डिजी लॉकर को 2015 में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि डिजी लॉकर क्या होता है। अगर आप लोगों ने हमारा डिटेल सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में भी, क्योंकि हमने बिल्कुल डिटेल में क्लासें अपलोड की हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में हैं, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और इसके जो भी PDF नोट्स हैं आपको हमारी वेबसाइट upciessprime.com पर मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग हमारे वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हैं कि सर हमको PDF नोट्स चाहिए, कहाँ से डाउनलोड करना है। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें हमने बताया है कि जो CCC के नोट्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे और उनको आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि PDF नोट जो है आपको कहाँ से मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें पूछा गया है कि टेलीग्राम पर एक ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है। यानी कि जो हमारा टेलीग्राम है अगर इसमें हम ग्रुप बनाते हैं तो इसमें हम कितने लोगों को जोड़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 लाख लोगों को हम टेलीग्राम में जोड़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेलीग्राम में हम 2 लाख लोगों तक जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें पूछा गया है आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि जो हमारा आधार कार्ड होता है इसको किसके माध्यम से जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए UDI के माध्यम से, या RBI के माध्यम से, या फिर A&B, या नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आधार कार्ड होता है यह हमारा UDI के माध्यम से जारी किया जाता है। UIDAI जो संस्था है इसी के माध्यम से हम अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से बनवाना हो तो हम UDI वेबसाइट का यूज करके ही आधार कार्ड बनवाते हैं। यानी कि जो भी आधार कार्ड से रिलेटेड जानकारी होती हैं वो हमारी सारी UDI पर ही मिलेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CCC एग्जाम में कभी कभार पूछा भी जाता है कि जो UIDAI है इसकी स्थापना कब हुई। तो UDI की जो स्थापना थी 12 जुलाई
2016 को इसकी स्थापना की गई थी। जो हमारी यूडीआई थी इसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को हुई। ये आप लोगों को याद रख लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें पूछा गया है कि उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि जो उमंग एप्लीकेशन है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर जो उमंग ऐप है इसको नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया, यानी कि 2017 में नवंबर को उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। लेकिन किसके माध्यम से लॉन्च किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उमंग ऐप को लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उमंग ऐप से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उमंग ऐप नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था और उमंग ऐप जो होता है हमारी 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। उमंग ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक संस्था है, इसी संस्था ने उमंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें पूछा गया है कि जब हमें कोई मेल भेजता है तो वह किसमें दिखाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ए इनबॉक्स, यानी कि जो इनबॉक्स होता है वहाँ पर जब हमें कोई भी ईमेल मिलती है इनबॉक्स में ही मिलेगी। कोई भी व्यक्ति जब ईमेल भेजता है तो इनबॉक्स में ही स्टोर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 88 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें पूछा गया है कि IMEI नंबर चेक करने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं। अगर हमको IMEI नंबर चेक करना हो तो हम किस कोड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा हम समझ लेते हैं कि IMEI नंबर होता क्या है। तो यहाँ पर जो IMEI नंबर दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये IMEI का नंबर है। यह 15 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है IMEI नंबर, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि IMEI नंबर कितने अंकों का होता है। यह 15 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है जो किसी मोबाइल फ़ोन की पहचान करता है। यह नंबर मोबाइल फ़ोन से जुड़ी कई तरह की जानकारी देता है जो IMEI नंबर है। यानी कि अगर हमको अपने मोबाइल फ़ोन की पहचान करनी हो, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर खो जाता है तो IMEI नंबर हमारे पास होना चाहिए। इससे हम अपने मोबाइल फ़ोन की पहचान कर सकते हैं। यह 15 अंकों का नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर IMEI नंबर हमको निकालना होता है अपने मोबाइल फ़ोन से तो हम कौन सा नंबर डायल करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, *#06# ये नंबर डायल करेंगे और यहाँ से हम अपने मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें पूछा गया है कि इंस्टाग्राम किससे संबंधित है। जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है यह किससे संबंधित है। तो इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन है यह फेसबुक से संबंधित होता है, क्योंकि फेसबुक जो है इसके मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं और इंस्टाग्राम पहले अलग था, लेकिन बाद में मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया। तो दोनों के जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग हैं, इसीलिए इंस्टाग्राम जो है ये हमारा फेसबुक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, जिसमें पूछा गया है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ईबे किस ई कॉमर्स मॉडल पर आधारित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। जो अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गए, ईबे हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक तौर पर अपना जो भी माल होता है ये कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारे B2C के अंतर्गत आते हैं, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर ये मॉडल होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, जिसमें पूछा गया है अमेजॉन के संस्थापक कौन हैं, यानी कि जो अमेजॉन है इसके संस्थापक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा जेफ बेजोस हो जाएंगे। जो जेफ बेजोस हैं इन्होंने अमेजॉन की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेफ बेजोस अमेजॉन के संस्थापक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, जिसमें पूछा गया है डिजी लॉकर क्या है, यानी कि जो डिजी लॉकर एप्लीकेशन है ये क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं डिजी लॉकर से, या बैंक खाते को सत्यापित करने के लिए उपयोग करते हैं, या दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां रखता है, या उपरोक्त सभी। तो 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया कि डिजी लॉकर क्या है। जो डिजी लॉकर होता है यह गवर्नमेंट की एक पहल होती है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, यानी कि उसकी प्रतियां जो कॉपी होती है हम डिजी लॉकर में रख सकते हैं, और कहीं पर भी यूज करना हो तो डिजी लॉकर से हम अपने डॉक्यूमेंट का यूज कर सकते हैं। वहाँ पर हमको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां रखता है जो हमारा डिजी लॉकर एप्लीकेशन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें पूछा गया है कि ट्विटर में कितने मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यानी कि जो ट्विटर एप्लीकेशन है इसमें हम कितने मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 मिनट 20 सेकंड का, या ऑप्शन नंबर बी 1 मिनट 30 सेकंड का, या ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट 30 सेकंड, या ऑप्शन नंबर डी 3 मिनट 30 सेकंड तक हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं ट्विटर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो हम ट्विटर पर अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें पूछा गया है कि ई गवर्नेंस कितने प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार की, या ऑप्शन नंबर बी 4 प्रकार की, या ऑप्शन नंबर सी 5 प्रकार की, या ऑप्शन नंबर डी 6 प्रकार की। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 प्रकार की। यानी कि जो ई गवर्नेंस होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जैसे कि एक हमारा होता है G2C एक हमारा ई गवर्नेंस होता है जिसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। एक होता है हमारा G2B इसका जो फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। एक होता है हमारा G2G, यानी कि G2G जो है एक ये भी हमारा ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है और इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और एक होता है हमारा G2E जो है ये भी एक प्रकार का ई गवर्नेंस है और इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। अब ये G2C क्या है, G2B क्या है, G2G क्या है और G2E क्या है, तो ये जो है ये हमारे ई गवर्नेंस होते हैं। और इन सभी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो हमारा डिटेल सिलेबस है उसमें हमने देखा है ई गवर्नेंस क्या होते हैं, इनका यूज क्या है और ये कितने प्रकार के हैं, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप लोगों ने डिटेल सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन ईमेल की सर्विस जो होती है नहीं प्रोवाइड करते हैं। याहू जो है याहू भी हमारा ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटलुक है आउटलुक भी ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है। और जीमेल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जीमेल भी हमारा एक प्रकार का ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन यहाँ पर जो स्काइप होता है स्काइप हमारा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिससे हम बातचीत कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। यानी कि यह एक प्रकार का हमारा इंस्टेंट मैसेंजर ऐप होता है। जैसे कि हमारा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप भी हमारा एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेंजर ऐप होता है। उसी तरीके से स्काइप भी एक प्रकार का इंस्टेंट मैसेंजर ऐप है। और स्काइप की सहायता से हम ऑडियो, वीडियो और जो इमेज होती हैं, कोई चैटिंग करनी हो, सारी चीज़ें हम स्काइप एप्लीकेशन की सहायता से कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, जिसमें पूछा गया है कि अनवांटेड बल्क ईमेल क्या हैं। जो हमारे अनवांटेड बल्क ईमेल होती हैं क्या होती हैं, तो अनवांटेड बल्क जो है हमारे एक प्रकार के स्पैम के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ईमेल के माध्यम से कुछ हैकर्स होते हैं जो हमको स्पैम करते हैं, तो उनको हम अनवांटेड बल्क कहते हैं और ये हमारे स्पैम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें पूछा गया है कि VPA का मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है। यानी कि VPA जो है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। VPA का फुल फॉर्म वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ही होता है। 98 का ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, जिसमें पूछा गया है भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसे 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया। यानी कि जो भीम एप्लीकेशन है जिसका फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, इसकी सहायता से हम भुगतान कर सकते हैं। डिजिटली तौर पर कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर करना हो तो हम भीम एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो इसको 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया, ये सही है या नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो भीम एप्लीकेशन है इसको 30 दिसंबर 2016 को ही लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 7 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें पूछा गया है यूपीआई की शुरुआत किसके द्वारा की गई। यानी कि जो यूपीआई होता है जिसकी सहायता से हम पेमेंट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई को किसके माध्यम से शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए UIDAI हो जाएगा, या NPCI हो जाएगा, या फिर A&V या नन हो जाएगा। तो यूपीआई जो है इसको NPCI के माध्यम से लॉन्च किया गया, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है और एनपीसीआई के माध्यम से यूपीआई को लॉन्च किया गया और यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। लेकिन यहाँ पर जो यूआईडीएआई दिया गया है ये आधार से रिलेटेड है। अगर आधार से रिलेटेड कोई भी हमको डिटेल चाहिए तो हम यूआईडीएआई वेबसाइट का यूज करते हैं, लेकिन यूपीआई जो है इसको एनपीसीआई के माध्यम से लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 ईमेल से रिलेटेड जो हमारे टोटल 100 क्वेश्चन थे इनको हमने कंप्लीट कर लिया है और जितने भी क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट किए हैं उन सभी की पीडीएफ आप लोगों को हमारी वेबसाइट upscissprime.com पर मिल जाएगी और यहाँ पर आपको आंसर की भी प्रोवाइड की गई है। जो भी क्वेश्चन आंसर है उनके यहाँ से आप लोग आंसर मैच कर सकते हो। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और नीचे यहाँ पर बताया गया है कि नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोग कुछ शुल्क देना चाहें 50, 100, 200 रुपये जो आपको उचित लगता है तो कर सकते हैं अगर आप सक्षम हैं तो। धन्यवाद। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।